फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द स्टडी विथ नीलम ऐप। यहाँ पर आपको स्टडी का एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे सभी अपकमिंग कोर्स प्लस अपकमिंग वीडियोज़ और प्रीवियस वीडियो पीडीएफ फाइल और जीके क्विज के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर देखें और स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो की लेक्चर आपको प्राप्त होते हैं। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरी में जाके आप एमसीक्यूज और करंट टॉपिक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं हम स्टडी विथ नीलम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी की गई ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी आईआईटी रही? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आईआईटी मद्रास। कौन सी आईआईटी टॉप पर रही है? आईआईटी मद्रास यहाँ पर टॉप पे रही है। तो ARII का फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है जो इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, इनोवेशन किया है, नई नई टेक्निक्स अपनाई हैं, तो उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये रैंकिंग उनके लिए ही जारी की गई है। ओके, तो याद रखना नंबर 1 पे कौन है? मद्रास है। नंबर 2 पर कौन है? तो मुंबई है। ठीक है, नंबर 2 मुंबई और नंबर 3 पर कौन है? तो दिल्ली है। नंबर 3 पर दिल्ली है। ठीक है, ये टॉप 3 की रैंकिंग आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं आईआईटी मद्रास की। देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू ने रमेश पोखरियाल निशंक, कौन है ये? एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी नहीं बोलेंगे आप, इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर है ना, क्योंकि एचआरडी मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर यह रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा जो नवाचार किया गया है, ठीक है, नवाचार मतलब नई नई टेक्निक अपनाकर उनका उपयोग किया गया है, उसके लिए इन्हें यह रैंकिंग प्रदान की गई है। और इसमें पहली बार महिला श्रेणी को भी शुरू किया गया है और महिला श्रेणी के तहत एवियन सिलिंगम इंस्टीट्यूट होम साइंस फॉर हायर एजुकेशन फॉर वुमेन जो इंस्टीट्यूट है उसको भी इसमें रैंक प्राप्त हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम मद्रास आईआईटी की उपलब्धि की। तो मद्रास आईआईटी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था? इसने ऑनलाइन बीएससी डाटा प्रोग्रामिंग शुरू की थी। ठीक है, और जो आपकी एचआरडी मिनिस्टर ने या एजुकेशन मंत्रालय ने जो रैंकिंग जारी की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग, उसमें ओवरऑल रैंकिंग में ये प्रथम स्थान पर आई थी। आईआईटी मद्रास मेडिकेप नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल 1000 बिस्तरों वाला इसने तैयार किया है। मेडिकेप पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, आईआईटी कानपुर की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी कानपुर ने बीज गेंद, स्वदेशी बीज गेंद, जिसमें खाद, मिट्टी और बीज तीनों का संयुक्त मिश्रण रहेगा और उन्हीं बीज गेंद के माध्यम से पौधों को उगाया जा सकेगा। शुद्ध नामक सैनिटाइज डिवाइस विकसित की गई थी। किसने? आईआईटी कानपुर ने। ओके, तो ये आप आईआईटी कानपुर से याद रखेंगे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ध्रुव चिप का विकास किया गया था। ओके, आईआईटी दिल्ली ने कोरोस्वेयर क्या करा था? कोरोस्वेयर नामक जो किट थी उसको डेवलप किया था। कोपाल ऐप बनाया था और एनसेफ मास्क बनाया था, यो जिसे धोकर भी आप यूज कर सकते थे। और आईआईटी दिल्ली इजराइल के साथ मिलकर कोरोना के क्षेत्र में और सस्ती और सटीक मतलब 30 सेकंड में आपको टेस्टिंग दे सके जो अच्छी, ठीक है, ऐसी किट तैयार कर रहा है। किसके साथ मिलके? इजराइल के साथ मिलकर। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, ये अवार्ड फंक्शन था। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रशांत जोशी।
डीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के एमडी कौन बन गए? प्रशांत जोशी बन गए इंडिया के लिए। ओके, बैंक कहाँ का है? ये सिंगापुर का है और इसकी इंडियन ब्रांच के लिए प्रशांत जोशी को इसका एमडी बनाया गया है। ओके, और प्रशांत कुमार किस बैंक के एमडी सीईओ हैं? तो ये हैं यस बैंक के एमडी सीईओ। यस बैंक के एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। शशिधर जगदीशन, तो शशिधर जगदीशन किसके थे? ये हमने पढ़ चुके हैं। ये थे आपके शशिधर जगदीशन के एचडीएफसी बैंक के। ओके, मैं भूल रही थी। एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ थे शशिधर जगदीशन, ये अभी अपॉइंट हुए हैं। और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जो हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इस पॉलिसी की खासियत ये है कि जो भी इसको खरीदेगा वो खरीद कर ये किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, रिश्तेदारों के सिवा भी, या फ्रेंड्स को या किसी और को भी इस पॉलिसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। ठीक है, पर्सनल जो एक्सीडेंट होता है उससे रिलेटेड पॉलिसी है। किसने प्रारंभ की है? एसबीआई जनरल के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे एसबीआई जनरल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम फटाफट। एसबीआई जनरल की बात कर लिए। बीओ बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी कौन सा अकाउंट शुरू किया गया था? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट प्रारंभ किया गया था। आईसीआई बैंक के द्वारा इंस्टा सेविंग ओवरड्राफ्ट सुविधा जो ऐप था किसके लिए? एमएसएमई वालों के लिए शुरू किया गया था। मतलब जो आपकी सैलरी आती है सुविधा ऐप के माध्यम से, सुविधा जो दी जा रही है उसके माध्यम से आप सैलरी से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर उस पर चार्जेस लगता है आईसीआईसीआई के द्वारा। ओके, करूर वैश्य बैंक, तो करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे अभी हाल ही में? रमेश बाबू बने थे। कौन बने थे? रमेश बाबू बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी सीईओ वो कौन बने हैं? प्रकाश चंद्र कांडवाल। कौन है? प्रकाश चंद्र कांडवाल हैं। और एसबीआई कार्ड के, ये कंफ्यूज मत होना इसलिए यही बता दे रही हूँ आपको, एसबीआई कार्ड के जो एमडी सीईओ वो कौन है? अश्विनी कुमार। एसबीआई कार्ड के अश्विनी कुमार। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। प्रकाश चंद्र कांडपाल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। क्या होगा इस जन बचत खाते में? फिनो बैंक के जो ग्राहक होंगे उन्हें फिनो मर्चेंट या किसी भी ब्रांच पर, ठीक है, पॉइंट, किसी की ब्रांच के पॉइंट पर ओटीपी और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट और ओटीपी के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। किससे? जन बचत खाता के माध्यम से। तो आपने देखा होगा भी, मैंने लास्ट वीक ही ये बताया था कि फिनो पेमेंट बैंक ने शुभ और भविष्य नामक खातों को भी लॉन्च किया था, अकाउंट को, है ना। शुभ और भविष्य नाम से अकाउंट लेकर आए थे। कौन? फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फिनो पेमेंट बैंक के? तो वो हैं महेंद्र कुमार चौहान। अध्यक्ष कौन है? महेंद्र कुमार चौहान अध्यक्ष हैं। और एमडी सीईओ कौन है इसके? तो एमडी सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। तो ये आप याद रखेंगे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में डीजी जैन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। किसने? जना फाइनेंस बैंक ने। तो ये आप याद रखेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट ओपन किया था, जिससे जो एमएसएमई सेक्टर के छोटे उद्योगपति थे वो ओवरड्राफ्ट की उन्हें सुविधा प्राप्त थी। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और यश बैंक ने युवा अपना क्या लॉन्च किया था? पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे यश बैंक का। क्लियर है। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इस स्टार
बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किए गए हैं गणेश विलास लेंगर। इनकी कोई इमेज मुझे प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं वो उसको यहाँ ऐड नहीं कर पाई हूँ आप लोगों के लिए। गणेश विलास जो लेंगर हैं, इन्होंने कोविड-19 के समय लोगों की खाना खिलाकर बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, इसलिए इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। बाकी हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। जो रतन लाल जी हैं, ये एक मृदा वैज्ञानिक है और इन्हें वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपांकर घोष, इन्हें ये पत्रकार है, उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन साहू, इन्हें धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ओडिशा के कलाकार हैं। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। निम्न में से स्वास्थ्य और आलेख नामक 2 ई सुविधाएं किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो ये सुविधाएं लॉन्च की गई हैं जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं? जनजातीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई हैं। क्या होगा इसमें? देखिए, कोविड-19 जो जनजातीय मामले हैं, इसमें जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य और पोषण, 2 चीजें यहाँ पर फोकस की गई हैं। स्वास्थ्य क्यों? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कब रहेगा? जब आपको अच्छा पोषण मिलेगा। स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जनजाति के क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करना, उनके लिए जो नई नई योजनाएं सरकार बना रही है या कोई अन्य प्लेटफॉर्म्स है, तो वो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। ओके, और जो ये आलेख है, ये न्यूज़ लेटर रहेगा। ये क्या करेगा? जनजातीय मंत्रालय के साथ ही जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियों के लिए काम हो रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, या फिर एनजीओ वगैरह है या कोई भी संस्था है जो जनजातियों के कल्याण से जुड़ी हुई है, उसका विवरण प्रस्तुत करेगा। कौन? आलेख, न्यूज़ लेटर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अभी उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। उसमें मैंने आपको बताया था गोल। ओके, गोल प्रोग्राम कौन लेकर आया था? तो जनजातीय मंत्रालय लेकर आया था जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या था? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर किसके साथ प्रारंभ किया था? ये फेसबुक के साथ प्रारंभ किया था। जनजातीय क्षेत्र के जो युवा हैं, उनको ऑनलाइन शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और हमने 9 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? विश्व आदिवासी दिवस। तो ये याद रखेंगे आप। और जनजातीय मामलों को इसके कार्यों के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है इसके मंत्री। ये झारखंड के खुंटिया से क्या है? लोकसभा सांसद है। खुंटिया इनका लोकसभा क्षेत्र है झारखंड से। ओके, ये तीरंदाजी संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो ये सारे पॉइंट आप जनजातीय मंत्रालय से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस पड़ोसी देश के साथ एयर बबल समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है मालदीव के साथ। क्या मतलब होता है एयर बबल समझौते का? एयर बबल समझौते का मतलब ये होता है कोविड-19 के समय जो यात्रा है उसे सेफ और सुरक्षित बनाना। अभी आप लोगों को पता होगा कि हर जगह की प्लेन से आप यात्रा नहीं कर सकते, हर देश में सेवा शुरू नहीं हुई है। जो एयर बबल समझौता होता है, इसके माध्यम से हर देश को कुछ पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, चेकिंग पॉइंट को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, क्वारंटाइन को लेकर, जो सारे नियमों का पालन कर रहा है भारत, उन्हीं देशों के साथ हवाई सेवा चला रहा है। ओके, अगर आपको एक करंट का मतलब आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बताती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छा संजय दत्त हैं, ये बाहर जाने वाले थे किसी दूसरे देश में अपने जो ट्रीटमेंट है उसको कराने के लिए, लेकिन वहां पर भारत की जो सेवा है वो कंटिन्यू नहीं है। प्लेन जो सेवा है, ठीक है, एयर सेवा है, इस वजह से इन्होंने मुंबई में इनका इलाज करवाना पड़ रहा है। ओके, तो देखिए एयर बबल समझौता किन किन देशों के साथ है? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद अब हो गया है कौन? मालदीव। तो इन 4 देशों के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया और इनके साथ कुछ नियमों का पालन करते हुए हवाई सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। ओके, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली की पुलिस ने क्यों किया है ये समझौता? जो धन्वंतरी योजना है,
आपने देखा होगा धन्वंतरी योजना ये चल रही है गुजरात में, उसी तर्ज पर जो दिल्ली एम्स है इससे समझौता करने के बाद जो पुलिसकर्मी हैं उनकी फैमिलीज को मेडिकल सुविधाएं घर तक पहुंचाने के लिए ये समझौता दिल्ली एम्स और दिल्ली पुलिस के मध्य किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे किस किस के मध्य हुआ है, दिल्ली पुलिस और दिल्ली उसके मध्य अखिल भारतीय जो संस्थान है एम्स के मध्य किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मालदीव से मैं आपको बताना भूल गई, मालदीव की संसद का नाम याद रखेंगे आप लोग, मजलिस। ओके, पीपल्स मजलिस इनकी संसद को कहा जाता है। बात कर लेते हैं हम दिल्ली की फटाफट। ये रही दिल्ली की लोकेशन ग्रीन कलर में। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। यहाँ पर यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है, ओके, जो नमस्ते के आकार का है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? तो ये दिल्ली में बनेगा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया था। छात्रों के लिए लीड पोर्टल एजुकेशन 1st क्लास से 12th क्लास तक के लिए कौन ने शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल भी दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, तो ये करंट के पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे दिल्ली से। मालदीव का यहाँ पर आ चुका है तो हम इसे यहीं डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की जो लोकेशन है उसे आप देख लीजिए, ये है मालदीव की लोकेशन यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है आपका मोजाम्बिक, ठीक है। ये मेडागास्कर का द्वीप क्षेत्र है, मेडागास्कर यहाँ पर है मोजाम्बिक, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है। इसकी कैपिटल क्या है मालदीव की? माले है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ओके। और मैंने बता दिया यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस मालदीव की संसद को कहा जाता है। हाल ही में रसेल क्रेसर का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक वैज्ञानिक थे। कौन? रसेल कैसलर। आप इन्हें देख सकते हैं और इनके हाथ में जो फोटो है ये इनके बच्चे का है, 2x2 का फोटो। इन्होंने किसके आविष्कारक हैं? रसेल। तो ये इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया है। पिक्सल आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि आजकल सभी को फोटो और सेल्फी का शौक है, तो अच्छे पिक्सल वाला कैमरा खरीदते हैं सभी लोग। तो इन्होंने पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया था, ठीक है, पिक्सल वाली तस्वीर को, जो इनके बेटे की थी, ठीक है। पिक्सल क्या होते हैं? देखिए, पिक्सल आप अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन या फिर अपने टीवी की स्क्रीन पे कुछ पानी की बूंदे मार के देखिएगा, या आप इसको और क्लोज करते जूम करते जाइएगा। जब आप जूम करते जाएंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, मोबाइल पर या फिर आपके लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन पर। उससे आप इमेज अच्छे से देख पाते हो। या आप पानी की बूंदे डालिएगा, उस पानी की बूंदों में जो आपको रंगीन बबल्स दिखते हैं, ठीक है, छोटे 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 डॉट्स, उन्हें क्या कहते हैं? हम पिक्सल कहते हैं। तो उनका आविष्कार किसने किया था? रसेल क्रेसर ने किया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे। किन्हें? रसेल क्रेसर को। किसके आविष्कारक थे ये? पिक्सल के आविष्कारक थे। इनका निधन हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपको 12 बजे मिल जाएगी, तो आपको उसमें डिटेल में समझाया गया है, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन रखा है, उसमें बहुत डिटेल से समझ में आएगा, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, तो आपको डिटेल में जानना जरूरी है। तो इसको याद रखेंगे हम। क्लियर है? चलिए, हाल ही में जारी की गई CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों की नौकरी चली गई, अर्थात जिन्हें सैलरी मिलती थी, जो सैलरी पेड थे। हम मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविदा वालों की बात नहीं कर रहे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं या जो ठेकेदार है, हम उनकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर कौन इंक्लूड है इसमें? जो ICMR की रिपोर्ट है उसके अनुसार सिर्फ सैलरी पाने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, उसमें 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। देखिए, यहाँ पर जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने क्या किया है, ये जो बेरोजगारी है उसके आंकड़े नहीं दिखाते हैं, है ना। हम लोग सामने बेरोजगारी के कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं 6-7 सालों से कि हमारे देश में बेरोजगारी कितने प्रतिशत बढ़ती जा रही है। तो CME
ये क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी ही है, तो इसके आंकड़ों को सभी संस्थानों के द्वारा सटीक माना जाता है। और इसके अनुसार जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें 50 लाख लोगों की नौकरी जिन्हें सैलरी मिलती थी, कोविड-19 की वजह से उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, 50 लाख लोगों की नौकरी गई है। तो इनसे संबंधित जो लोग होंगे, ठीक है, मैड होती है, सब्जी वाले होते हैं, जो जिन जिन से ये सामान खरीदते थे, उन पर भी डायरेक्ट उनकी इकोनॉमी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये आप चीज समझ सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट के अनुमान व्यक्त किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो चालू वित्तीय वर्ष है, ठीक है, उसमें वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है इंडियन इकोनॉमी में? तो इसको माना जाता है अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारा वित्तीय वर्ष। तो इसके अनुसार एसबीआई ने जो बताया है वो गिरावट आई है 16.5% की गिरावट आई है, किसमें? जीडीपी में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, चालू वित्तीय वर्ष में -16.5% की गिरावट दर्ज की गई है। कौन है एसबीआई के चेयरमैन या अध्यक्ष अभी वर्तमान में? तो ये हैं रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। और मुंबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एसबीआई का। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? मुंबई में। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी इकोनॉमिकल पोस्ट जो रहती हैं उन पर, अगर जैसे टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर या वेरियस पोस्ट हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करना जरूरी है तैयार, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा पॉइंट है। अर्थव्यवस्था आज के टाइम में इस कंडीशन में पहुंच गई है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद देश की अर्थव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे सभी देशों के सभी लोग प्रभावित होंगे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोरोना संक्रमित चलते जापान की अर्थव्यवस्था में, कोरोना संक्रमण के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, देखिए वहां पर अप्रैल और जून की तिमाही इसलिए होती है दूसरी तिमाही में, क्योंकि हाँ, अप्रैल और जून की तिमाही में तो ये गिरावट बहुत बड़ी है जापान की। ये है -27.8%। कितनी हुई है? -27.8% की गिरावट रही है। कहाँ पर? जापान की जीडीपी में। और आप लोगों को पता होगा जापान विश्व का पहला देश है जिसने स्वयं को मंदी घोषित कर दी है कि भाई हम मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था हो गए हैं। मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की टर्मोलॉजी में उस देश को कहा जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही में गिरावट दर्ज कर रही हो। कितनी? लगातार 2 तिमाही में, ठीक है, मतलब 6 महीनों में। जापान के जो वो हैं इकोनॉमिक मंत्री या वित्त मंत्री, उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड वॉर के बाद उनके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा खराब है। ये उन्होंने घोषणा की है। किसने? जापान के जो वित्त मंत्री है उन्होंने। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शिंजो आबे हैं। संसद का नाम क्या है यहाँ की? डाइट है। क्वेश्चन बनता है। मुद्रा क्या है जापान की? येन है। मुद्रा क्या है? येन है। देखिए, जो पूरी के पूरी अर्थव्यवस्था है देशों की, वो जापान के साथ साथ, जापान तो प्रभावित हो ही रहा है, जापान के साथ साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी क्या होती जा रही? प्रभावित होती जा रही हैं। जापान 11 वर्ष पहले इस तरीके की चंगुल में फंसा था, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था जो उसकी मंदी की कगार पर पहुंची थी। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ जनवरी से यहाँ पर क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि देखिए इन देशों के जो द्वीपीय देश होते हैं, आपको पता है इनकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? एक तो पर्यटन होता है, दूसरा स्वयं के जो लोकल उत्पादन होता है उस पर रोक लगने से अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा प्रभावित होती है। तो जापान में जो लोगों के खरीदने की जो क्षमता है वो ही गिरती जा रही है। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो उत्पादन गतिविधियां, जो इकाइयां हैं, वो काम कैसे करेंगी? इसलिए जापान ने स्वयं को क्या घोषित कर दिया है? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट आप जापान से याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक मंदी से घिरे। तो यूनाइटेड नेशन भी घिर चुका है, आपको दूसरी कंट्री याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम में अप्रैल जून 2020 की दूसरे तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पर जो गिरावट दर्ज की गई है इसमें ब्रिटेन में, ये दर्ज की गई है आपकी 20.4%। कितनी दर्ज की गई है? 20.4% यहाँ पर दर्ज की गई है। और यूनाइटेड जो नेशन है, यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है जी, 2 माह दूसरी तिमाही दिख रही है आपको, तो यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। हमारे यहाँ होता है अप्रैल से मार्च तक, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरी तिमाही कहलाती है। ओके, तो दूसरी तिमाही में इसकी जो वित्तीय वर्ष है उसमें अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम की गिरती जा रही है, और यूनाइटेड किंगडम ने भी खुद को आर्थिक मंदी की चपेट में आने का घोषित कर दिया है। कौन है यहाँ के वित्त मंत्री? यहाँ के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ऋषि सुनक, और उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि ब्रिटेन पहली बार इस तरीके की कंडीशन में फंसा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और G7 जो कंट्रीज हैं उसमें जापान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब चल रही है। ओके, ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन, और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। कैपिटल क्या है? लंदन। कैपिटल क्या है इसकी? लंदन। ओके, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? तो इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड है, ठीक है। ये सारे देश क्या कहलाते हैं? मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2004 से। राजीव गांधी की जो जन्म शताब्दी होती है उसी दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ठीक है। 2 दिवस मनाए जाते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अब दिवसों की बात आई है तो फटाफट से हम दिवसों को एक बार में देख लेते हैं। 1 अगस्त को हमने मनाया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। 3 अगस्त को मनाया विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस। 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया स्तनपान जागरूकता दिवस। सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। 9 अगस्त को मनाया नाकासाकी दिवस। 9 अगस्त नाकासाकी दिवस और आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस और अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस की थीम क्या रही थी? बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस। 19 अगस्त को मनाया था विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को मनाया गया अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये सारे दिवस आप याद रखेंगे। मुझे लगता है कि मैं रोज रोज रिवाइज करवाती हूँ तो आपको याद हो जाता होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये अभियान प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार में भी कहाँ पर? तो ये छतरपुर की जो पुलिस है, छतरपुर जिले की जो पुलिस है उसके द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है। बुजुर्गों को कोविड-19 से जो संक्रमण है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा कहाँ की पुलिस ने प्रारंभ किया है? तो छतरपुर की पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है यहाँ की कार्यवाही राज्यपाल। सीएम कौन है? जो है शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार सीएम बने हैं ये, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान प्रारंभ किया था, ये याद रखेंगे। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान प्रारंभ किया गया था। चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया गया था। जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें चप्पलें वितरित की गई थी। ओके, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल, अजय कुमार मित्तल, ये भी आप याद रखेंगे। PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। कल मैंने आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स प्लस
जीके के क्वेश्चन का वीडियो डाला है। जो स्टूडेंट जेल प्रहरी की या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उसको जाकर देख लें, उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी कि हम लोगों को एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम आपको सिलेक्टेड ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से बहुत ज़्यादा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी वो होती है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या चीज़ें पढ़नी है। आप छोड़कर अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा 1.5 साल लग जाएगा। उस 1.5 साल में आप एमपीपीएससी के सिलेबस का 3 बार रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो स्मार्ट तरीका अपनाइए। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और जो बैतूल का बांचा गांव है ये भी चर्चा में क्यों रहा था, यहाँ पर 100% सौर ऊर्जा से चलता है। कौन सा गांव? बांचा गांव। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रही है? कल के क्वेश्चन का जवाब दिया था मुकेश गुर्जर और प्रीति मेवारण ने। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।